हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी द पेंटर ऑफ साइन, जो लिखी गई है बाय RK नारायण। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये स्टोरी पब्लिश हुई थी 1976 में। इस स्टोरी का मेन थीम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कल्चर। ये पूरी स्टोरी मालगुडी नाम के एक फिक्शनल विलेज में सेटअप की गई है और इस स्टोरी को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है रमन। रमन मालगुडी विलेज में रहता था और वहाँ के लोगों के लिए तरह तरह के साइन, पेंटिंग और स्लोगन तैयार किया करता था। मतलब कि लोगों के लिए साइन वाले बोर्ड बनाता था, जैसा कि अक्सर आप लोगों ने दुकानों और शोरूम्स के बाहर लगे हुए देखे होंगे। और रमन के कोई मदर फादर नहीं थे। रमन एक अनाथ था और रमन रहा करता था अपनी एक आंट के साथ। रमन की आंट का नाम था लक्ष्मी और यही है हमारी स्टोरी की सेकंड कैरेक्टर, जिनका नाम है आंट लक्ष्मी। असल में इनके कोई बच्चे नहीं थे और ये एक विडो थी, इसीलिए ये रमन को ही अपने बेटे की तरह मानती थी। आंट लक्ष्मी बड़ी ही संस्कारी टाइप की लेडी थी और ये अपने ट्रेडिशंस को पूरी तरह से फॉलो किया करती थी। इनका अपने रीति रिवाज और धर्म पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। तो ये थी जानकारी हमारे सेकंड कैरेक्टर के बारे में। अब आती है स्टोरी की अगली कैरेक्टर, जिसका नाम है डेजी। डेजी का कैरेक्टर स्टोरी में सबसे अलग है। डेजी एक बहुत ही मॉडर्न और इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की थी। डेजी एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती थी, लेकिन इसकी फैमिली ने इसकी मैरिज करवाने के बारे में सोच लिया था और असल में इसे वो मैरिज नहीं करनी थी। तो ये अपनी फैमिली वालों को छोड़ छाड़ कर अलग से रहने लग गई। पेरेंट्स से अलग होने के बाद डेजी ने एक फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में इंचार्ज का काम करना शुरू कर दिया। ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रमन से। रमन, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, ये मालगुडी शहर में अपनी आंट के साथ रहता था और साइन बोर्ड बनाने का काम करता था। रमन तरह तरह के लोगों के लिए साइन बोर्ड बनाया करता था, स्लोगन लिखता था, जैसे कि लॉयर, बैंगल सेलर और भी बहुत सारे लोग। स्टोरी में रमन का पहला कस्टमर एक लॉयर था, जो कि अभी अभी नया ही लॉयर बना था और उसे अपने चैम्बर के लिए एक साइन बनवाना था। तो वो रमन से साइन बनाने के लिए कहता है और वो कहता है कि उसे ये साइन थर्सडे के दिन 11 बजे से पहले तैयार चाहिए। तो रमन उसे मना कर देता है। रमन कहता है कि इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन लॉयर उससे कहता है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। तो रमन उससे पूछता है कि तुम्हें इस काम को करवाने की इतनी जल्दी क्या है। तो लॉयर उससे कहता है कि मेरे पंडित ने मुझसे कहा है कि थर्सडे का दिन मेरे लिए बड़ा ही शुभ है, इसीलिए मुझे ये काम इतनी जल्दी करवाना है। और वो लॉयर रमन से एक और बात कहता है। वो कहता है कि मेरे पंडित ने मुझसे कहा है कि मेरे साइन में जो भी वर्ड लिखे जाएं वो थोड़े लेफ्ट तरफ को झुके होने चाहिए। मतलब कि वो रमन से कहता है कि मेरे बोर्ड का डिज़ाइन थोड़ा ऐसा बनाना जिसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स तुम लिखो वो थोड़े से लेफ़्ट साइड को झुके होने चाहिए। अब रमन ने इस बात पर लॉयर को कहा कि तुम एक लॉयर हो, कोई बहुत बड़े शॉपकीपर या बिजनेसमैन नहीं, जो तुम ऐसे डिज़ाइन का बोर्ड बनवाना चाहते हो। रमन ने कहा, तुम्हारे बोर्ड पर सीधे वर्ड ही अच्छे लगेंगे और वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करेंगे। लेकिन लॉयर ने उसकी एक बात नहीं मानी और आखिर में रमन को लॉयर की मर्जी का बोर्ड बनाना पड़ा। अब रमन ने उस लॉयर को थर्सडे के दिन उसकी मर्जी का साइन बोर्ड बनाकर दे दिया और जब उस लॉयर ने उस साइन बोर्ड को देखा तो उसे वो पसंद नहीं आया। उसने उसमें गलतियां निकालना शुरू कर दिया। असल में रमन ने उस बोर्ड पर सैंड मटेरियल से कुछ डिज़ाइन बनाया था, रेत से कुछ डिज़ाइन बनाया था और वो उस लॉयर को पसंद नहीं आया।
तो लॉयर ने रमन को एक नया बोर्ड बनाने के लिए कहा और उसने कहा कि वो इस काम के पैसे भी उसे नहीं देगा। अब रमन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और यही थी रमन के पहले कस्टमर की स्टोरी। अब आता है रमन का अगला कस्टमर, जो होता है एक बैंगल सेलर। इस बैंगल सेलर ने रमन को एक ऑर्डर दिया था कि वो उसके लिए एक ऐसा साइन बनाए जिस पर रेड कलर से लिखा हुआ हो, स्ट्रिक्टली कैश। अब रमन ने उसके कहने पर वैसा ही एक साइन तैयार कर दिया और जब वो साइन बनाकर बैंगल सेलर के पास ले गया उसे देने के लिए, तो बैंगल सेलर ने उससे कहा कि इस साइन में जो तुमने रेड कलर यूज़ किया है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तुम एक काम करो कि इस रेड कलर को ब्लू कलर से रिप्लेस कर दो, ब्लू कलर से बदल दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे नहीं दूंगा। अब रमन अपने सेकंड कस्टमर से भी बड़ा उदास हो जाता है और रमन बड़ा उदास होकर वो साइन हाथ में लिए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसी वक्त उसे रास्ते में एक पंडित मिलता है और वो रमन के हाथ में वो स्ट्रिक्टली कैश वाला साइन देखकर रमन को एक लालची टाइप का इंसान समझ लेता है और एक टाइम पर रमन और पंडित के बीच में आपस में काफ़ी बातचीत होती है। लेकिन फिर वो पंडित उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे अपना ये साइन दे दो, ये स्ट्रिक्टली कैश वाला साइन दे दो। और वो कहता है कि मेरा सीक्रेट मैसेज पढ़कर तुम्हारी प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो जाएंगी और इस बात पर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब रमन जब अपने घर पर आकर उस सीक्रेट मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, एवरीथिंग विल बी फाइन, दिस विल ऑल्सो पास। मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये वक्त भी आराम से बीत जाएगा। अब स्टोरी में आगे क्या होता है कि रमन की मुलाकात होती है डेजी नाम की लड़की से, जो कि मालगुडी में ही एक फैमिली प्लानिंग क्लिनिक की इंचार्ज थी। वो रमन को अपने क्लिनिक के लिए एक साइन बनाने का काम देती है और रमन उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद रमन सोचने लगता है कि वो किस तरह का साइन बनाए। रमन साइन बनाने के बारे में सोचकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे कोई साइन नहीं सूझता। और जब उसे साइन के लिए कोई अच्छा आइडिया नहीं मिलता तो वो इस बारे में बात करने के लिए डेजी के घर पर चला जाता है। लेकिन डेजी उसे कहती है कि तुम जैसा चाहे वैसा साइन बना सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। रमन बहुत मेहनत कर डेजी के पास एक डिज़ाइन तैयार कर ले जाता है, लेकिन डेजी उस वक्त थोड़ा बिजी होती है, तो वो कहती है कि तुम आधे घंटे बाद आना। रमन डेजी से मिलने के लिए जब आधे घंटे बाद उसके घर जाता है तो वो सनग्लासेस पहनकर जाता है ताकि उसे डेजी से डायरेक्ट आंखें ना मिलानी पड़े, क्योंकि रमन कहीं ना कहीं डेजी को पसंद करने लगा था। लेकिन डेजी उसके सनग्लासेस उतरवा देती है और इस सीन के बाद कुछ दिनों में ही रमन फाइनली एक साइन तैयार कर डेजी को दे देता है ताकि उसे आगे से कभी भी डेजी से मिलना ना पड़े। और यहाँ पर आकर हमारी स्टोरी का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अब आता है हमारी स्टोरी का पार्ट 2। अब आगे क्या होता है कि डेजी जाती है रमन के घर उसे इनवाइट करने के लिए ताकि वो उसके साथ फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के कैंपेन में आ सके, जो कि मालगुडी के आसपास के विलेजेस में होने वाला था। डेजी रमन से कहती है कि तुम मेरे साथ आना, वहाँ पर आसपास के विलेजेस में पेंटिंग और स्लोगन्स बनाकर लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में मैसेज देना। और वो कहती है कि इस काम के तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। अब रमन डेजी के साथ कैंपेन में आने के लिए मान जाता है। वो दोनों आसपास की बहुत अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हैं और इसी वक्त में रमन को डेजी की कदर होने लगती है। वो उसकी फीलिंग्स की बड़ी परवाह करता है और उसे बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करता है। अब आगे क्या होता है कि एक दिन डेजी और रमन एक विलेज में जाते हैं
और वहाँ पर डेजी एक पंडित से मिलती है जो कि डेजी के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस विलेज में अगर किसी लेडी को कोई बच्चा नहीं होता था तो वो उसी पंडित के पास आशीर्वाद लेने के लिए आया करती थी। और वो पंडित डेजी को उस विलेज में फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाने से मना कर देता है। उस पंडित को डर होता है कि कहीं लोग उसके पास आना कम ना कर दें, और वो रमन को भी दीवारों पर स्लोगन लिखने से मना कर देता है, जिसकी वजह से रमन और डेजी को वहाँ पर उस विलेज से चुपचाप वापस आना पड़ता है। रमन और डेजी उस विलेज से एक बुलक कार्ट में जा रहे होते हैं, मतलब कि एक बैलगाड़ी पर अपने विलेज वापस जा रहे होते हैं। और जो बुलक कार्ट चलाने वाला आदमी होता है उसे लगता है कि रमन और डेजी एक कपल हैं। अब थोड़ी दूर चलते ही बुलक कार्ट का जो बुल है उसके पैर में चोट लग जाती है, तो बुलक कार्ट का मालिक बुलक कार्ट को एक पेड़ के नीचे छोड़कर पास के विलेज में मदद मांगने के लिए चला जाता है। अब बुलक कार्ट को चलाने वाला जब आसपास के विलेज में मदद मांगने के लिए जाता है तो उसके जाने के कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर रात हो जाती है। तो रमन डेजी से कहता है कि मैं बुलक कार्ट के नीचे जाकर सो जाता हूँ, तुम यहीं पर ऊपर आराम से सो जाओ। रमन जब उस रात को बुलक कार्ट के नीचे सो रहा होता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि वो डेजी को अपने मन की सारी बातें कह दे और वो उसके बारे में क्या फील करता है वो भी उसे बता दे। और यही सब सोचते हुए रमन के मन में डेजी के लिए थोड़े लस्टफुल थॉट्स आने लग जाते हैं। और जब रमन के दिमाग में ये सब चल रहा था, एक टाइम ऐसा आता है कि रमन का अपने थॉट्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। वो बुलक कार्ट के नीचे से निकलकर डेजी को देखने के लिए ऊपर आ जाता है, लेकिन डेजी उसे ऊपर नहीं मिलती। और शायद डेजी को इस बात का कहीं ना कहीं पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए वो एक इमली के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। अब होता क्या है कि रात भर डेजी उस इमली के पेड़ के पीछे ही छुपी रहती है, और सुबह होते ही जब रमन डेजी को देखता है तो वो उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन डेजी रमन से गुस्सा हो जाती है। और जब सुबह सुबह वो बुलक कार्ट चलाने वाला वहाँ पर वापस आता है तो डेजी उससे कहती है कि तुम इस आदमी को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन रमन जैसे तैसे कर कर उसे अपने साथ आने के लिए मना लेता है, और डेजी उससे जाते हुए कहती है कि मैं मालगुड़ी जाकर पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट ज़रूर करूंगी। और यहाँ पर एंड हो जाता है हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में रमन इस बात से घबराया होता है कि कहीं पुलिस उसे आकर अरेस्ट न कर ले। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से भी पूछताछ करता है कि कहीं विलेज में उसके और डेजी के नाम का कोई गॉसिप तो नहीं चल रहा है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। अब रमन इस सवाल से बहुत परेशान होता है कि डेजी ने उसकी कंप्लेंट करी या नहीं, तो वो खुद ही बेचैन होकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे इस बात का रीज़न नहीं बताते कि वो उसे क्यों ढूंढ रहे थे। अब ये बात सुनकर रमन पुलिस स्टेशन से जाने लगता है, और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे कोई भी पुलिस वाला वहाँ पर नहीं रोकता। तो उसे इस बात से कंफर्म हो जाता है कि डेजी ने उसके नाम पर कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई। अब इस सीन के बाद होता क्या है कि कुछ दिन बाद डेजी रमन के घर पर आ जाती है, और इस बार वो उसके घर किसी काम से नहीं गई थी, वो उसे अपने चाइल्डहुड डेज की स्टोरी बताने के लिए गई थी। डेजी ने रमन से कहा कि मैं एक ओवर क्राउडेड जगह पर बड़ी हुई हूँ, मैंने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी
और भागकर यहाँ पर आकर रहने लग गई, क्योंकि उन्होंने मेरी मैरिज फिक्स करने का सोच लिया था और मुझे मैरिज बिल्कुल भी नहीं करनी थी। और जब डेज़ी अपनी लाइफ की सारी कहानी रमन को बता रही होती है तो ये सब बताते बताते काफ़ी टाइम हो जाता है और उसके बाद डेज़ी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और इसके बाद रमन डेज़ी से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और वहाँ पर उनकी अच्छे से बातचीत होती है और यहीं पर उनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। और ये था हमारे पार्ट 3 का एंड। अब आता है हमारी स्टोरी का लास्ट पार्ट, पार्ट 4। अब इस पार्ट में रमन अपनी आंट लक्ष्मी से कहता है कि वो डेज़ी से शादी करना चाहता है। आंट लक्ष्मी बड़ी ही ट्रेडिशनल टाइप की वुमन थी। वो अपने संस्कारों को बहुत फॉलो करती थी और जब उन्हें ये पता चला कि डेज़ी एक वेस्टर्न कल्चर की अलग सोच विचार की लड़की है तो उन्होंने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने रमन से कहा कि तुम ये शादी मत करो। लेकिन रमन ने अपनी आंट की एक बात नहीं मानी। रमन का ये फैसला सुनने के बाद रमन की आंट ने भी एक बात अनाउंस कर दी। रमन की आंट ने कहा कि अगर तुमने ये फैसला लिया है तो मेरा भी एक फ़ैसला सुन लो। रमन की आंट ने कहा कि मैं भी हमेशा के लिए बनारस तीर्थ स्थान पर जाकर रहूँगी और मैं अपने मरने तक वहीं पर ही रहना चाहती हूँ। अब रमन ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। रमन ने अपनी आंट को बहुत समझाया कि वो ऐसा कुछ ना करें, लेकिन उसकी आंट ने उसकी एक बात नहीं मानी और आखिर में रमन ने अपनी आंट को जाने से नहीं रोका, बल्कि उसने अपने अकाउंट में से कुछ जमा किए हुए पैसे अपनी आंट को दे दिए ताकि वो वहाँ पर आराम से रह सकें। अब आंट के वहाँ से जाने के बाद स्टोरी में आगे क्या हुआ कि डेज़ी रमन के साथ मैरिज करने से पहले उसे कुछ शर्तें बताने लगी। उसने कहा कि मुझसे मैरिज करने के लिए तुम्हें मेरी ये शर्तें माननी पड़ेंगी। उसने कहा कि मैं मैरिज के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं करूँगी और मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। रमन डेज़ी से बहुत प्यार करता था। यही देखते हुए रमन ने डेज़ी की सारी शर्तें मान ली। अब इन दोनों ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि ये छोटी सी सिंपल सी मैरिज कर लेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि रमन ने डेज़ी से कहा कि मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली हैं, तो अब तुम मेरे घर रहने के लिए कब आओगी? तो डेज़ी ने उससे कहा कि मैं 10 दिनों में तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। लेकिन जब रमन 9वें दिन उससे पूछने के लिए गया कि तुम मेरे घर कब तक आ रही हो, तो डेज़ी ने उसे मना कर दिया और वो कहने लगी कि मैं इस रिलेशन में नहीं रह सकती और ना मैं रह पाऊंगी, क्योंकि मुझे दुनिया भर घूमकर फैमिली प्लानिंग क्लिनिक का काम करना है और अगर मैंने मैरिज कर ली तो मैं अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाऊंगी। और यही बात कहते हुए उसने रमन के साथ आने से इनकार कर दिया। अब रमन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया और वो सामने खड़ा रह गया और डेज़ी उसके सामने ही एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली गई। और इस तरह से हमारी स्टोरी एंड हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।